हाँ जी, द नेक्स्ट वन इज ब्लैकआउट। एजेंट की ब्लैकआउट डिक्लेयर करना। अगर आपको पता है कि आपने डेटाबेस किसी स्काइल टास्क, स्काइल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए डाउन करना है, वैसे तो मेंटेनेंस विंडो जो डिक्लेयर की होती है उसमें एजेंट खुद ही डाउन हो जाता है। या अगर आपने 2 आवर्स के लिए से डेटाबेस डाउन करना है, इन द मीन टाइम ईएम के ऊपर कोई जॉब्स बनी हुई हैं जिन्होंने इसी 2 आवर्स के अंदर अटेम्प्ट करनी है आप होने की, आप चाहते हैं कि जॉब्स ना चलें, तो आप एजेंट की ब्लैकआउट डिक्लेयर कर दें कि एजेंट ये 2 आवर्स के लिए ब्लैकआउट हो जाएगा, इसकी भी लोड शेडिंग हो जाएगी। ठीक है, तो ये हजरत भी काम नहीं करेगा, जब नहीं करेगा तो ये जॉब्स ट्रिगर नहीं करवाएगा। सो ब्लैकआउट हमेशा उस वक्त डिक्लेयर कर देनी चाहिए जो आपके मेंटेनेंस, या कह लें मेंटेनेंस विंडो पे तो वैसे ही डाउन होता है, मेंटेनेंस के अलावा अगर कभी भी आपको स्काइल डाउन करना है, कहता है जी ओहो क्या, अच्छा ठीक, वो उसने स्टार्टअप की कमांड 2 बार दी थी ना, पहली वाली कमांड को दूसरी बार उसने इंटरप्रेट किया है। सही है जी, डेटाबेस अब रेडी, ऑपरेशनल है। हाँ जी, द नेक्स्ट वन थिंग इज डायग्नोस्टिक फाइल्स। डायग्नोस्टिक फाइल्स में पहली आती है जी अलर्ट लॉग फाइल्स। अलर्ट लॉग फाइल एक ऐसी फाइल है जिसमें ईच एंड एवरीथिंग, ऑल क्रिटिकल इवेंट्स, एरर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर लिखे जाते हैं। आपको पता है कि बाय डिफॉल्ट आपकी अलर्ट लॉग फाइल डायग्नोस्ट एडीआर, जिसे हम ऑटोमेटिक डायग्नोस्टिक रिपोजिटरी कहते हैं, विच इज डायग, डायग के अंदर आरडीबीएमएस में ओआरसीएल, और इसमें ट्रेस के फोल्डर के अंदर पड़ी होगी। नाम इसका क्या होगा, अलर्ट, देन सिड नेम डॉट एलओजी, अलर्ट अंडरस्कोर ओआरसीएल डॉट एलओजी लॉग। अब ये फाइल देख लें कि इस वक्त 26.1 किलोबाइट की हो चुकी है। बीइंग अ डीबीएस डेली एक बार इसकी ज़ियारत करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर ये फाइल बिल्कुल ठीक है तो इसकी न्यू वन बैकअप इमेज कॉपी जनरेट करके इसको ट्रंकेट कर दें, क्योंकि 10 मेगाबाइट से ज़्यादा ये फिलअप नहीं हो सकती। जो भी डेटाबेस में कुछ भी हुआ, जैसे लास्ट टाइम हमें नहीं पता कि भाई किस वजह से ये पूरा सिस्टम स्टॉल हो गया था, क्या कुछ हुआ था, सो आप इसे क्लिक करें, ये आपकी सारी हिस्ट्री दिखाएगी। इसको बिल्कुल टेल की कमांड यूज किया करें। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब है कि सबसे डाउन वाले पोर्शन में सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी। लाइक लुक एट, अभी ये देखिए हम लोगों ने जब स्टार्टअप की कमांड मैंने दी है, तो स्टार्टअप की कमांड इफेक्टिव हुई है जी 10:46:17। इस वक्त क्या टाइम हुआ है, 11:12। ये देखिए जी, यहां से शुरू हुआ है अक्टूबर 11/8/09। ओरेकल इंस्टेंस नॉर्मल, आपने स्टार्टअप की कमांड दी, जैसे स्टार्टअप की कमांड दी उसने लाइसेंस पैरामीटर्स को देखा, देन पी फाइल, एसपी फाइल से सारे पैरामीटर्स पढ़े, उसके बाद उसने ये देखिए डिफरेंट पी मून प्रोसेस आईडी 2, ऑपरेटिंग सिस्टम आईडी से बिगिन किया। ये बाकी जितने भी डायग और बाकी जितने भी प्रोसेसेस उसने अप किए हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम आईडी क्या था, बाकी क्या था, डिस्पैचर अप किए। देन ऑल्टर डेटाबेस माउंट की कमांड 11:08:27 पे चली। माउंटिंग ने चेक किया कि क्या कंट्रोल फाइल ठीक है, कंट्रोल फाइल्स वंस ठीक थी, माउंटेड डिक्लेयर कर दिया गया 34 सेकंड तक। उसके बाद ओपन की कमांड चली। ओपन की कमांड ने फौरन क्रैश रिकवरी, या जिसे हम इंस्टेंस रिकवरी कहते हैं, इस फेज को बिगिन किया, बिगिनिंग क्रैश रिकवरी ऑफ थ्रेड 1। ठीक है, एस मून ने कंट्रोल टेकअप किया। जो ब्लॉक्स, अब लाइक ये देखिए, उसने बताया कि जी उसको कौन कौन से ग्रुप से कौन कौन से ब्लॉक पढ़ने पड़े, और उसके बाद क्योंकि थ्रेड 1 लॉग सीक्वेंस 55 ब्लॉक नंबर दिस वन से उसने चेक पॉइंट क्यू, ये चेक पॉइंट क्यू का ब्लॉक है जहां से उसने इंस्टेंस रिकवरी बिगिन की। बिगिन करने के बाद उसने कंप्लीटेड रीडू एप्लीकेशन एंड कंप्लीटेड क्रैश रिकवरी एट, लाइक उसने इस एससीएन नंबर, सिस्टम चेंज नंबर पे आपकी इंस्टेंस रिकवरी डिक्लेयर कर दी कि कंप्लीट हो चुकी है। देन उसके बाद अनडू टेबल स्पेस को टेकअप किया गया है, करेक्टर सेट आप इसे कहते हैं, उनको देखा गया है, चंद एक एडिशनल बैकग्राउंड प्रोसेसेस एक्टिवेट किए गए हैं, एंड नाउ
11,953 के ऊपर डिक्लेयर कर दी गई कि डेटाबेस ओपन है, नॉर्मल है। अब ये देखिए कि 953 और माउंटेड स्टेट देख लें, 1 मिनट का, आई थिंक सो 1 मिनट उसने पूरा टेकअप किया इस काम के अंदर। माउंट डिक्लेयर कर दी गई थी 834 पे, 834 पे डेटाबेस माउंट हो चुकी थी और ओपन के लिए काम बिगिन हो चुका था। और 8 मिनट 34 सेकंड से लेके 9 मिनट 53 सेकंड तक इंस्टेंस रिकवरी और ओपन के बाकी सारे ऑपरेशंस चलते रहे और उसके बाद डेटाबेस नॉर्मल डिक्लेयर कर दी गई कि जी स्टार्टअप ओपन हो गई है। ओके, नाउ अलर्ट लॉग फाइल दो तरीके हैं, या तो आप इस तरह से व्यू कर लें, अगर ह्यूज डेटाबेसेस हैं तो फिर आपको एक और काम करना पड़ेगा। एक शेल स्क्रिप्ट लिखें जो कि ऑरा माइनस जितने भी आपके ये एरर नंबर होते हैं हर 5 मिनट के बाद वो चले, एसएच शेल स्क्रिप्ट क्रॉन टैब में एडअप कर दें। जितनी भी आपकी कह लें डेटाबेसेस हैं उनकी अलर्ट लॉग फाइल हर 5 मिनट के बाद टेल लास्ट 500 लाइंस के ऊपर वो इस चीज़ को लुकअप करें। इस तरह से भी कर सकते हैं, अगर कोई एरर आता है तो वो आपके कह लें एसएमएस बॉक्स में या इन बॉक्स में फ़ौरन डाल दें। नंबर 2, अलर्ट लॉग फाइल पे यूं अगर आपकी अलर्ट लॉग फाइल खासी बड़ी है तो उसको व्यू करना और फिर कह लें कि उसको देखना क्या चीज़ गलत है, विच इज़ रॉन्ग, ये खासा डिफ़िकल्ट है। मशीन देखें, आई थिंक सो दोबारा हैंग हो गई है। देखिए पावर केबल का या इसमें रैम का प्रॉब्लम आ रहा है, इसकी रैम हीटअप हो रही है। वो उसको सिर्फ इनिशियल टाइम थोड़ा सा देता है और उस टाइम के बाद जैसे ही वो हीटअप हो जाती है तो वो ना पूरा स्ट्रक्चर ही हैंग हो जाता है आपका। हैंग नहीं, छोड़ दें, ये फिर हैंग हो जाएगा इतनी देर में। इसकी रैम चेंज करनी पड़ेगी। हाँ जी, दूसरा तरीका ये होता है कि अगर आप कभी ईएम पे लॉगिन हो, अलर्ट हिस्ट्री को आप क्लिक करें, बजाय ये कि अलर्ट लॉग कंटेंट्स पे जाएं, कंटेंट्स पे जाएंगे तो वो यूं कंटेंट्स लंबे चौड़े कैटेगरीज के दिखा देगा। हिस्ट्री पे जाएंगे तो वो आपको यूं स्ट्रीक्स के साथ, येलोइश स्ट्रीक का मतलब है कि समथिंग हैपन्स रॉन्ग, वार्निंग, एंड रेडिश का मतलब है कि क्रिटिकल इशू आया। आप इस इशू को क्लिक करें तो यहां से पता चल जाएगा कि ये इशू किस कैटेगरी का है, आर्काइव यूजेज का है, कोई चीज हैंग हो गई, ऑडिटिंग का है, किसका है। आप क्लिक करेंगे तो वो कंप्लीट इशू बताएगा कि जी किस दिन ये इशू फायर हुआ, इसकी क्या रीजन थी। सो यहीं से आपको अंदाजा हो जाता है कि व्हाट गॉन टू बी रॉन्ग। क्योंकि इस तरह से अगर आप लास्ट 24 आवर, यहां से आप स्कोप चूज कर सकते हैं कि लास्ट 7 डेज 24 आवर्स, अगर अलर्ट लॉग फाइल है, अगर आपने ट्रंकेट कर दी तो ये बिल्कुल आपकी बार्स होंगी, ये ग्रेश लोड होंगी, इसके अंदर कोई कंटेंट्स नहीं होंगे। यूजर ट्रेस फाइल्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। देखिए अलर्ट लॉग फाइल एंड बैकग्राउंड प्रोसेस ट्रेस फाइल एंड यूजर प्रोसेस ट्रेस फाइल। अलर्ट लॉग कभी भी हैवी डंपिंग नहीं करती। अगर कोई बैकग्राउंड प्रोसेस किल हो गया, कुछ भी हो गया, तो वो सिंपल डॉक्यूमेंट कर देगी कि भाई आप बाकी जो भी इसकी लॉग है वो बैकग्राउंड प्रोसेस ट्रेस फाइल में जाके पढ़ लें। एडीआर फर्दर वन हम जब आगे जाएंगे वर्कशॉप 2 में तो पढ़ेंगे कि एडीआर कैसे इन तमाम इश्यूज को ट्रेस करती है, अपनी रिपोजिटरी में डॉक्यूमेंट करती है और लेटर ऑन आप इस कैपेबल होते हैं कि अगर उसके ऊपर कोई भी एनालिसिस, ड्रिल डाउन एनालिसिस करना है तो यू कैन डू दैट वन थिंग। देन आता है जी डेटा डिक्शनरी। डेटा डिक्शनरी हमारे पास दो तरह की होती है, एक को हम बोलते हैं डेटा डिक्शनरी व्यूज और एक को बोलते हैं डायनामिक परफॉर्मेंस व्यूज। ये दोनों डेटा डिक्शनरीज हमारे लिए क्वाइट वाइटल इंपॉर्टेंट होती हैं। वन बाय वन इनकी एक्सप्लेनेशन देख लें। दोनों में डिफरेंस भी है। इसको ना पावर इसकी निकाल दें, मशीन डैमेज ना हो जाए। देखिए जी, हमारे पास अगर आप डेटा डिक्शनरी की बात करें तो डेटा डिक्शनरी और मेटा डेटा, या तो आप डेटा डिक्शनरी व्यूज को यूज कर लें, क्योंकि डेटा डिक्शनरी बेस टेबल्स ऑब्सक्योर होते हैं, आप उन्हें नहीं देख सकते। व्यूज को देख सकते हैं किस शेप में, लाइक यूजर अंडरस्कोर XXX, ऑल अंडरस्कोर XXX एंड DBA अंडरस्कोर, कोई भी आगे जो व्यू का नेम होगा। इन तमाम की डिटेल सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम डिक्शनरी या सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम डिक्ट एक व्यू होता है, उसमें तमाम की डिटेल पड़ी होती है। लेकिन ड्रॉबैक ये डेटा डिक्शनरी का कि डेटा डिक्शनरी सिर्फ उस वक्त अवेलेबल होती है जब डेटाबेस ओपन है।
अगर मेरी डेटाबेस माउंटेड है या नो माउंट स्टेट पे है तो ये डेटा डिक्शनरी व्यूज अवेलेबल नहीं होते। अब कैसे इंफॉर्मेशन, देखिए 3 लेवल्स हैं। अगर आपको ये देखना है कि आपके कितने टेबल्स हैं तो आप यूजर अंडरस्कोर टेबल सेलेक्ट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम यूजर अंडरस्कोर टेबल्स को क्यूरी करें। व्यूज देखना है यूजर अंडरस्कोर व्यूज, इंडेक्सेस देखने हैं यूजर अंडरस्कोर इंडेक्सेस, क्लस्टर्स देखने हैं यूजर अंडरस्कोर क्लस्टर्स। अगर आपने ये देखना है कि आपके पास कितने टेबल्स हैं और बाकी तमाम स्कीमास के पास जिनके ऊपर आपके पास सेलेक्ट के राइट्स हैं तो ऑल अंडरस्कोर टेबल्स को देख लें। और अगर आप ये देखना चाहते हैं कि पूरे डेटाबेस लेवल पे कितने टेबल्स हैं तो सेलेक्ट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम डीबीए अंडरस्कोर टेबल्स। 3 स्कोप हैं, करंट वन यूजर का स्कोप, आपके अपने यूजर का प्लस बाकी यूजर्स का जिसके ऊपर आपको सेलेक्ट की प्रिविलेजेस हैं, और होल डेटाबेस का स्कोप। आपको ये व्यूज, अगर इनकम्प्लीट व्यूज की डिटेल गेट करनी है तो सेलेक्ट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम डिक्ट या डिक्शनरी तो क्यूरी करें, आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। लेकिन कब, जब डेटाबेस ओपन है। से मेरा डेटाबेस इस वक्त है ही माउंटेड स्टेट पे या नो माउंट स्टेट पे है। नो माउंट पे है, आप एज एस डीबीए लॉग इन हो जाएं और आप सिलेक्ट करें जी सिलेक्ट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम डीबीए अंडरस्कोर डेटा अंडरस्कोर फाइल्स। ये आपको कुछ भी वो कहेगा व्यू डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि किसी किस्म की कोई भी कह लें मेटा डेटा अवेलेबल ही नहीं, ओपन नहीं है। लेकिन इसकी तरफ, इसकी की जगह हमारे पास होते हैं डायनामिक परफॉर्मेंस व्यूज। डायनामिक परफॉर्मेंस व्यूज जो $, या $, या $, से बिगिन होते हैं। यूजली 3 इनके प्रीफिक्सेस होते हैं। ये ऐसे व्यूज हैं जो कि आपको नो माउंट पे भी अवेलेबल होते हैं, माउंट स्टेट पे भी अवेलेबल होते हैं, ओपन स्टेट पे भी अवेलेबल होते हैं। इन्हें हम डायनामिक परफॉर्मेंस व्यूज इसलिए कहते हैं कि स्पीडली जैसे जैसे आपके साथ मेमोरी स्ट्रक्चर्स अपडेट होंगे या मेटा डेटा अपडेट होगा तो ये भी अपडेट होंगे। सिर्फ बेनिफिट इतना है कि ये माउंट और नो माउंट पे भी अवेलेबल है। अगर आपका डेटाबेस कह लें माउंट नहीं होता ड्यू टू सम रीजन तो चलें कम से कम मैं $, कंट्रोल फाइल को क्यूरी तो कर सकता हूं, ठीक है, जबकि डीबीए अंडरस्कोर कंट्रोल फाइल आपको अवेलेबल नहीं होगा। रीजन मेटा डेटा अवेलेबल नहीं है। ये व्यूज अवेलेबल होते हैं। इन व्यूज की अगर आपने लिस्ट गेट करनी हो तो $, फिक्स्ड अंडरस्कोर टेबल, कंप्लीट डिटेल्स पड़ी होती हैं। जब रैक डीबीज की बात होती है तो फिर आप ग्लोबल व्यू $, वाले व्यूज को चेकआउट करते हैं। उसकी रीजन ये होती है कि जब इंस्टेंसेस एक से ज्यादा हैं या तो आप 2 काम करें जी, पहले इंस्टेंस ORCL1 से लॉग इन हो, क्यूरी चलाएं सेलेक्ट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम $, इंस्टेंस, इंस्टेंस की तमाम डिटेल्स मिल जाएंगी। फिर आप ORCL2 से लॉग इन हो, दोबारा क्यूरी चलाएं सेलेक्ट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम $, इंस्टेंसेस की व्यूज मिल जाएंगी। या आप एक ही बार क्यूरी चलाएं सेलेक्ट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम $, इंस्टेंस, दोनों इंस्टेंसेस की डिटेल आपको एक ही जगह पे मिल जाएंगी। जिनके साथ जी लगता है ग्लोबल व्यू, ये ज्यादातर ऑपरेशनल उस वक्त होते हैं जब रैक डीबीज में आप काम करते हैं। और एक इनके होते हैं बेस टेबल जो $, से बिगिन होते हैं। ज्यादातर ये ऑब्सक्योर होते हैं, चंद एक के ऊपर आपको प्रिविलेज मिलती है, आप रीड राइट रीड ऑनली चेकआउट कर सकते हैं। हाँ, ये डेटा डिक्शनरी व्यूज खासे हमारे लिए वाइटल इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन गेट कर सकते हैं। लाइक ऐसी कौन सी ऐसी क्यूरीज हैं जिन्होंने एग्जीक्यूशन टाइम 2 माइक्रोसेकंड से ज्यादा लगाया, चेकआउट हो जाएगा। कितने ऐसे लोग हैं जो इस वक्त लॉग्ड इन है और जिनको लॉग इन हुए हुए सिस डेट -1 इतना अरसा हो चुका हुआ है। कौन से ऐसे सेशंस हैं जो कि ब्लॉकिंग सेशन जनरेट करके बैठे हुए हैं। सो आप यहां से किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन गेट कर सकते हैं। दोनों साइड बाय साइड यूज होते हैं, डायनामिक परफॉर्मेंस व्यूज भी यूज होते हैं और डेटा डिक्शनरी व्यूज भी यूज होते हैं, ठीक है। सो एक को आप ओपन स्टेट पे यूज करते हैं, आप डिफरेंट टाइम ड्यूरेशन पे ये डिफरेंट टास्क ऑपरेट करेंगे। एंड दैट्स ऑल टिल टुडे।